गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपने यूनिट 1 का चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। अब देखो, अगर आपको याद होगा तो क्लास 9 में आपने पढ़ा था कि फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के पहले लुईस 16 रूल करते थे। जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, तो बहुत सारे चेंजेस हैं जो फ्रांस में आए। और ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ से पूरे यूरोप में स्लोली स्लोली रिवॉल्यूशंस आने लगे। मतलब सबसे पहले फ्रेंच में रिवॉल्यूशन आया, फिर इसके बाद अदर कंट्रीज़ में स्लोली स्लोली रिवॉल्यूशन आने लगे। तो अब एक बात आती है कि हमें ये देखना है इस यूनिट में कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो फ्रांस में क्या क्या चेंजेस आए, और क्या ये जो चेंजेस आए वो वैसे ही रह गए या कोई चीज़ थी जो कुछ वहाँ पे चेंज हुआ। ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट करें तो आपको याद रखना है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ। मतलब जो क्लियर आइडिया था कि नेशनलिज्म का, वो कब जाके क्लियर हुआ, वो फाइनल जो रिवॉल्यूशन था वो हुआ 1789। तो जो हम एक पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विथ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। ठीक है, मतलब जो ये रिवॉल्यूशन का क्लियर इमेज आया, लोगों के मन में आया कि हाँ, नेशनलिज्म भी कोई एक चीज़ होती है। उसका सबसे बड़ा सबूत जो एक सोसाइटी को मिला, पूरे वर्ल्ड को मिला, वो था 1789 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। तो जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो एग्जैक्ट हुआ क्या, लोग एक साथ आए। ठीक है, मतलब जो भी लोग थे पूरे क्लास सोसाइटीज़ के, वो सब एक साथ आए। सब लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई लुईस 16 के खिलाफ। अब जो लुईस 16 थे, तो वो जो उनका रूल था, दैट वाज कॉल्ड द मोनार्की रूल। मतलब द पीपल कंबाइंड टुगेदर and raised their voice against monarchy and demanded, मतलब उन लोगों ने डिमांड किया कि वी वांट डेमोक्रेसी। एंड वी ऑल नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इट मीन्स पीपल्स रूल। मतलब लोग एक साथ आए, उन लोग ने राजा महाराजाओं के खिलाफ आवाज़ उठाई, लुईस 16 के खिलाफ आवाज़ उठाई, और वो बोले कि अब हमको मोनार्की नहीं चाहिए, हमें आपका रूल नहीं चाहिए, वी वांट द पीपल्स रूल, दैट इज़ द डेमोक्रेसी। ठीक है, अब बात आती है कि जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, तो हम वही देखते हैं। क्या changes during the 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मतलब जब 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो क्या क्या चेंजेस हुए, हमें वो देखना है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो फ्रांस में क्या क्या चेंजेस हुए, हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, जो लोग डिमांड कर रहे थे कि वी डोंट वांट मोनार्की, वी वांट पीपल्स रूल। तो यही हुआ एग्जैक्ट कि द पावर ट्रांसफर्ड
ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोनार्की टू फ्रेंच पीपल और इट्स सिटीजन्स। मतलब क्या हुआ, जो सारा पावर था वो मोनार्की से हटकर, मतलब लुई 16 है, अब उन्हें रिमूव कर दिया गया और अब वहां पे वो सारा पावर दे दिया गया लोगों के हाथ में, मतलब इट केम अंडर डेमोक्रेसी। ठीक है। सेकेंड चीज जो हुई वो ये हुआ कि जो भी पहले 1789 के पहले जो भी फ्रांस का फ्लैग होगा, वो फ्लैग का नाम क्या था, द रॉयल फ्लैग वॉज रिप्लेस्ड। मतलब जो फ्लैग था फ्रांस का, दैट वॉज नेम्ड एज रॉयल फ्लैग, वो रिप्लेस कर दिया गया, वॉज रिप्लेस्ड बाय द न्यू फ्रेंच ट्राई कलर फ्लैग। मतलब वो जो भी लुई 16 के टाइम में जो भी फ्लैग रहा होगा उसे हटाकर फ्रांस का एक न्यू ट्राई कलर का फ्लैग लगा दिया गया। ठीक है। थर्ड चीज जो हुई वो ये हुआ कि जो फ्रेंच है उसको नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। मतलब जो थर्ड चीज हुई फ्रेंच रिवॉल्यूशन में वो हुई कि फ्रेंच बिकेम द नेशनल लैंग्वेज। ठीक है। फ्रेंच एक नेशनल लैंग्वेज बना दी गई। फोर्थ चेंज जो आया वो ये हुआ कि जो पोएट्स थे वो न्यू लाइंस, मतलब न्यू हिम्स लिखने लगे। वहां पे नए सॉन्ग्स, मतलब फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस, फोक पोइट्री, वो सारी चीजें आने लगी जो लोगों को अपने देश, अपने नेशन से कनेक्ट कर रही थी। मतलब हो क्या रहा था कि सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। तो जो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन था इनमें पोएट्री, मतलब जो पोएट्स थे उन लोग ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया कि उन्होंने लोग ने फोक सॉन्ग्स, फोक डांस या फोक पोएट्री, न्यू नेशनल एंथम, वो सारी चीज़ें लाई जो लोगों को अपने देश से, मतलब अपने फ्रांस से कनेक्ट कर रही थी। मतलब क्या था एग्जैक्ट, पोएट्स कंपोज्ड न्यू हिम्स, लीडर टुक ओथ। मतलब क्या हो रहा, जो भी लीडर्स उस टाइम में खड़े हो रहे थे सारे लोग अपने देश के नाम पर क्या लेने लगे, ओथ। ओथ मतलब आप लोग को समझता है कि मैं आप लोग की कसम खाता हूं कि मैं ये कुछ भी करके रहूंगा, वो वगैरह वगैरह जो बोलते हैं हम लोग, दैट्स कॉल्ड ओथ। ठीक है। शपथ खाना जो बोलेंगे, दैट्स कॉल्ड द ओथ। ओथ लेना चालू किए एंड अ न्यू नेशनल एंथम वॉज कंपोज्ड। और फ्रांस का एक नया नेशनल एंथम कंपोज किया गया। और भी कुछ चीजें हुई, जैसे क्या हुआ, फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस, फोक पोएट्री, ऑल वेयर ब्रॉट विथ द स्पिरिट ऑफ नेशन। अभी आप लोग के लिए एक वर्ड आया नया, दैट इज द फोक। फोक मतलब होता है लोक संगीत। मतलब अगर हम लोग जैसे हमारे महाराष्ट्र में है, जब हम लोग महाराष्ट्र में दुर्गा माता वगैरह बैठती हैं तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, भजन होते हैं। बहुत सारी ग्रुप्स होते हैं जो देवी के पास जाकर भजन करते हैं। वो सारे सॉन्ग्स पर्टिकुलरली महाराष्ट्र के ही हैं। तो वैसे सॉन्ग्स जो एक पर्टिकुलर रीजन के हो उसे हम लोग कहते हैं लोक संगीत, दैट्स कॉल्ड द फोक सॉन्ग्स। मतलब हुआ क्या, पोइट लोगों ने न्यू हिम्स बनाया, नेशनल एंथम आया, फोक सॉन्ग्स, फोक डांस,
फोक पोएट्री, ये सारी चीज़ें आई जो लोगों को कनेक्ट कर रही थी टू द नेशन। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है, अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ width and measures was adopted and internal customs duty was abolished। मतलब हुआ क्या, जो भी व्यापार हो रहा था वहाँ पे जो वेट था, मतलब जैसे हम लोग केजी यूज़ करते हैं इंडिया में, केजी यूज़ करते हैं हम लोग, ग्राम यूज़ करते हैं हम लोग, पाउंड यूज़ नहीं करते। तो वो सारी चीज़ें को एक यूनिफॉर्म सिस्टम बना दिया गया, और जो भी मेजर्स थे जैसे लेंथ को नापने के लिए, जैसे हम लोग किलोमीटर्स यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर्स यूज़ करते हैं, यार्ड फीट यूज़ करते हैं, वो सारे फ्रांस में एक यूनिफॉर्म सिस्टम बना दिया गया कि सारे फ्रांस में वेट के लिए ये पर्टिकुलर यूनिट यूज़ किया जाएगा, और कोई भी मेजरमेंट लेंथ नापने के लिए ये पर्टिकुलर यूनिट को यूज़ किया जाएगा। क्योंकि देखो, अगर कभी भी हम चाहते हैं कि पूरा नेशन एक समान चले, तो वहाँ पे ये ज़रूरी होता है कि एक करेंसी हो, एक यूनिट हो वेट के लिए, एक यूनिट हो मेजरमेंट के लिए। ठीक है, और भी एक चीज़ हुई थी कि जो इंटरनल कस्टम्स हैं उसको हटा दिया गया। अब ये इसका मतलब क्या होता है, कस्टम ड्यूटी मतलब जब हम इंडिया में कोई भी चीज़ हम अगर इंडिया के बाहर से मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो हमें जब ट्रांजैक्शन होता है, चाहे वो मुंबई पोर्ट पे हो, कोलकाता पोर्ट पे हो, तो वहाँ पे हम लोग को अपने इंडियन गवर्नमेंट को कुछ टैक्स पे करना पड़ता है, ताकि वो हमें अलाउ करे, भारत सरकार हमें अलाउ करे कि वो बाहर की चीज़ हम यूज़ कर सके। मतलब अगर आप चाहते हो, यू वांट अ कार, आप चाहते हो वो कार इंडिया पर, आप चाहते हो कार लेना, पर वो कार यहाँ नहीं है, वो इंडिया के बाहर की है, तो आप उसको मंगा तो सकते हैं, पर आपको उसके कॉस्ट के अलावा, मतलब जो भी उसकी कीमत होगी, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, अकॉर्डिंग टू आपकी इमेजिनेशन, आपकी ड्रीम कार क्या होगी, तो उसके जो भी कॉस्ट होता है उसके अलावा आपको कुछ परसेंट एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। वो इसलिए होता है ताकि जो कंट्री है, जो जैसे इंडिया हमारी गवर्नमेंट है, वो चीज़ क्या हो कि वहाँ पे कोई मिसयूज़ ना कर सके, तो आपको नेशनल भारत सरकार को कुछ पैसा देना पड़ता है, दैट्स कॉल्ड द कस्टम ड्यूटी। तो हमारे इंडिया में कैसा है, अगर हम यूपी में हैं, यूपी से आप बिहार में कोई चीज़ भेजना चाहते हो, या फिर हम महाराष्ट्र से अदर स्टेट में कोई चीज़ भेज रहे हैं, तो हमें कोई कस्टम ड्यूटी नहीं पे करना पड़ता, हमें सिर्फ लगता है खर्च ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का। तो उस समय क्या हो रहा था, जब लुई 16 थे, तो वहाँ पर विथ इन कंट्री भी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट की बात करिए, तो वहाँ पे कस्टम ड्यूटी देना पड़ता था। पर जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया तो वहाँ पे कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया। मतलब अगर आप फ्रांस के विथ इन कोई भी व्यापार कर रहे हो तो आपको कोई कस्टम ड्यूटी देने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स यू डोंट नीड टू पे एनी टैक्स फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस विथ इन फ्रांस। अब हम बात करें 6 पॉइंट की, तो वो क्या है कि स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल एंड रिनेम्ड द नेशनल असेंबली। ये पॉइंट आपके लिए न्यू है। एग्जैक्ट हुआ क्या, आपको पता है कि कोई भी सोसाइटी पर्टिकुलर सेक्शंस में डिवाइडेड होती है, जैसे कॉमन पीपल हो गए, पीजेंट जिसे हम कहते हैं, नोबल्स हो गए, फिर किंग, फिर सोल्जर्स हो गए। तो हुआ क्या कि जो भी फ्रांस में जो भी कॉमन पीपल थे, वहाँ क्या बनाया गया कि उन कॉमन लोगों में से कोई एक व्यक्ति, मतलब एक स्टेट जनरल को इलेक्ट किया जाएगा, जो उन पूरे कॉमन लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होंगी उसे वो कॉमन एरिया से निकालकर सोसाइटी के आगे रखेगा। तो उसके लिए एक स्टेट जनरल को सेलेक्ट किया गया, ठीक है। और जब ये चीज़ की गई तो वहाँ पर एक कमेटी जैसे बनाई गई, दैट वाज कॉल्ड एज द नेशनल असेंबली। मतलब कॉमन पीपल में से सिलेक्टिवली एक असेंबली बनाई गई, दैट वाज कॉल्ड द नेशनल असेंबली,
और उसमें से एक हेड को सेलेक्ट किया गया, दैट्स कॉल्ड द स्टेट जनरल। ठीक है। अगर एक कॉमेडी बात बताऊं तो ये जो नेशनल असेंबली बनी थी, ये बनी थी 17 जून 1789। मतलब जिस साल फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसी साल 17 जून को ये बनी थी, और ये चली सिर्फ 9 जुलाई 1789। मतलब ये 17 जून को चालू हुआ था और 9 जून को ये जो असेंबली बनी थी ये रिमूव कर दी गई। मतलब ये लोगों का जो जोश था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, उस जोश में लोगों ने एक नेशनल असेंबली बना डाली, उसमें एक स्टेट जनरल को इलेक्ट कर दिया, पर वो सिर्फ कब तक चल पाई? 17 जून से 9 जुलाई तक। याद रखिएगा, बहुत कम डेज हुए ये। 17 जून ऑफ 1789 टू 9 जुलाई ऑफ 1789 तक ही ये नेशनल असेंबली रही। तो इसके बाद क्या हुआ? तो ये इसके बाद ये हुआ कि उसके बाद कोई नेशनल असेंबली नहीं बनी। उसके बाद बना लेजिस्लेटिव असेंबली, जो 30 सितंबर 1791। आपको ये डेट्स याद नहीं रखना है जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है? क्या डेट्स आपको याद रखनी है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में समझा दूंगा। अभी मैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ कि जब ये नेशनल असेंबली बनी थी वो 17 जून टू 9 जुलाई तक थी। उसके बाद कोई असेंबली नहीं थी। उसके बाद एक न्यू असेंबली आई, दैट वाज कॉल्ड द लेजिस्लेटिव असेंबली। वो बनी थी 30 सितंबर 1791। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम 7 पॉइंट की बात करें तो वो पॉइंट है द आइडिया ऑफ ला पैट्री, दैट इज द फादरलैंड, एंड ली सिटोयन, दैट इज द सिटीजन्स वेयर अडॉप्टेड। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या दो शब्द हैं? ठीक है, ये फ्रेंच लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है हमको सबको पता है। इसका मतलब समझिए आप, फादरलैंड का मतलब क्या होता है? आप लोगों को पता है कि आपके मतलब आपको बिलोंग करने वाली खेती, मतलब अगर आपके पापा की जायदाद में, समझो अपने, हम लोग इंडिया में उसको जायदाद कहते हैं, हमारे जायदाद में क्या है? व्हाट इज योर प्रॉपर्टी? जो आपके फादर की प्रॉपर्टी है। और आपके फादर की प्रॉपर्टी मतलब पापा के पास क्या वो चीज़ आई, उनकी क्या जायदाद आई जो उनके पिताजी की थी। मतलब हो रहा क्या है, प्रॉपर्टी जो होती है फादर, फिर उसके सन, फिर उसके सन, उससे क्या हो रही है? ट्रांसफ़र हो रही है। तो लोगों के मन में एक आइडिया लाया गया कि जो भी ज़मीन आपके पास है वो तो आपके फादर की ही है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू प्रोटेक्ट दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। समझा सब लोगों को? जैसे हम भारत में क्या बात करते हैं, वी टॉक अबाउट भारत माता, है ना, ये धरती माता है हमारी। अगर आपने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को देखा होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य, बड़े बड़े राजा लोग थे, ये सब बात करते थे मातृभूमि की, ठीक है, द मदरलैंड। पर वहाँ पे फ्रेंच में बात किया गया द फादरलैंड की। मतलब जो भी ज़मीन हमें मिली है वो सब हमारे पूर्वजों की हमें एक धरोहर है। तो ये हमारा काम है कि उसको हम प्रोटेक्ट करें, उसकी सेवा करें, मतलब उसको प्रॉपरली यूज़ करें। ठीक है। और द सिटीजन्स, और जो भी लोग हैं, मतलब जो भी फ्रांस है, वो फ्रांस क्या है? वो लोगों का है, मतलब इट इज़ ऑफ द सिटीजन। तो ये सब आइडियाज़ लोगों के मन में आने लगे, इसी कारण नेशनलिज्म का आइडिया आया। ठीक है। एक अब लास्ट पॉइंट बचा है 8, वो हम लोग देख लेते हैं। जो लास्ट पॉइंट है वो है द फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म टू द होल यूरोप। और फ्रांस की जो फ्रेंच आर्मी थी उन लोगों ने अपना ये ठेका समझ लिया, मतलब सुन रहे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आइडिया हमारे फ्रांस में आया है नेशनलिज्म का, देशभक्ति का, ये आइडिया हम लोग फ्रांस से छोड़कर हम पूरे यूरोप में स्प्रेड करेंगे ताकि सब लोग अपने देश के लिए आगे आवाज़ उठा सके। मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेंच आर्मी ने खुद के ऊपर ले ली कि हमारा काम है कि जो भी हमारे अंदर आया है, जो भी हमारे अंदर नेशनलिज्म की ताकत आई है, जो हमारे मन में जो भी आइडिया है नेशनलिज्म का, हम लोग वो आइडिया को अपने तक नहीं रखेंगे, उस आइडिया को हम लोग पूरे यूरोप में स्प्रेड करेंगे ताकि सब लोग आगे आगे आकर रिवॉल्यूशन करें और अपना हक मांगे। ठीक है। तो दैट वाज द 8 पॉइंट।
अगर मैं शॉर्ट में बताऊं क्या क्या चेंजेस थे, तो सबसे पहला चेंजेस क्या था, द पावर ट्रांसफर, मतलब जो पावर था वो मोनार्की से हटकर अब कॉमन पीपल को दे दिया गया। मतलब राजा को हटाकर लुईस 16 को रिमूव कर कर अब सारा पावर दे दिया गया कॉमन पीपल को, दैट वाज द सिटीजन ऑफ द फ्रांस। सेकेंड पॉइंट हमने देखा, जो भी फ्लैग था उस समय फ्रांस का, दैट वाज द रॉयल फ्लैग, उसे हटाकर एक नया फ्लैग फ्रेंच का जो ट्राई कलर 3 कलर का बना हुआ था वो लगाया गया। उसके बाद ये थर्ड चेंज था कि जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसे नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया, और जो भी पोएट लोग थे अब वो तो लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो उनने क्या किया, उनने अपना कंट्रीब्यूशन दिया इन द फॉर्म्स ऑफ न्यू हिम्स, फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्रीज, फोक डांसेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें लाई गई ताकि लोगों के अंदर अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी आए और सब लोग अपने नेशन के बारे में सोचें। ठीक है, और जो भी लीडर्स लोग थे वो लोग भी ओथ लेना चालू किए, शपथ लेना चालू किए अपने देश के ऊपर। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट हमने देखा, अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट वॉज अडॉप्टेड। मतलब एक यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए वेट का और मेजरमेंट के लिए, वो सारा अडॉप्ट कर लिया गया, और जो भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज होती हैं उसे भी हटा दिया गया। फिर हम लोग ने 6 पॉइंट देखा कि जो भी कॉमन पीपल थे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक नेशनल असेंबली बनाई गई और उसमें एक स्टेट जनरल को हेड बनाया गया। ठीक है, फिर लोगों के मन में अपने देश के प्रति, मतलब अपने फादरलैंड के प्रति, प्लस ये समझाया गया लोगों को कि फ्रांस क्या है, तो ये इन लोगों का देश है। मतलब फ्रेंच कोई मिलिट्री के अंडर में नहीं रहेगा, कोई मोनार्की रूल के अंडर में नहीं रहेगा। अब जो भी है फ्रांस वो इन सिटीजन से बना हुआ है। ठीक है, और जो 8 पार्ट पढ़ा हमने वो पढ़ा कि जो फ्रेंच आर्मी थी उन्हें नेशनलिज्म का आइडिया खुद के अंदर नहीं रखा, उन्हें स्टार्ट कर दिया इस आइडिया को पूरे होल यूरोप में स्प्रेड करना। ठीक है, ये तो हो गया 8 चेंजेस जो हुए थे इन 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब एक चीज़ आपको याद रखना है, वो ये है कि जो भी स्टूडेंट्स थे, मतलब स्टूडेंट्स एंड अदर members of educated middle classes CLA classes began setting up Jacobin clubs। मतलब क्या हुआ कि जो भी स्टूडेंट लोग थे उस टाइम में, पढ़ने वाले बच्चे, देखो हम जैसे बच्चे नहीं थे, वो रिस्पॉन्सिबल बच्चे थे जो अपने देश के बारे में सोचते हैं। हम तो देश सोचते हैं बस अपने बारे में कि हमारा कैसा हो देश क्या। तो उस समय के जो भी स्टूडेंट्स थे या अदर लोग थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे, उनने क्या किया, एक जैकोबिन्स क्लब फॉर्म किया। इस क्लब का काम यही था कि लोगों के मन में ये जो सारी चीज़ें हो रही थी फ्रांस में, उसे लोगों तक स्प्रेड करना, वो सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और फ्रेंच आर्मी को सपोर्ट करना, ताकि ये सारा नेशनलिज्म का आइडिया है वो होल यूरोप में स्प्रेड किया जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अब क्या हो रहा था कि जो भी रिवॉल्यूशनरी लोग थे, रिवॉल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी, जो कुछ चेंज लाना चाहते थे, उनने क्या सोचा कि हमने ये जो फ्रांस में किया है, मतलब जो भी ये नेशन फ्रांस नेशन में हुआ है, यह एक सोर्स है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है किसका, लिबर्टी पाने का। मतलब अब यही एक पॉइंट है जहाँ से हम लोग पूरे यूरोप में रिवॉल्यूशन लाएंगे ताकि लोगों को इक्वालिटी मिले, लोगों को फ्रीडम मिले। ठीक है, फिर बात आती है, ये तो हो गया जो भी चेंजेस थे 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। पर क्या ये चेंज रहा, मतलब ये जो भी रूल्स बने थे क्या वो रहा? आपको सबको पता है कि हम लोग चैन से तो रह नहीं सकते, कोई ना कोई आ जाता है छेड़छाड़ करने के लिए। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ। फ्रांस मस्त चेंजेस
आए, वहाँ पे लोग रह रहे थे, पर वहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम था नेपोलियन, वो आया और उसने फ्रांस को रूल किया फ्रॉम 1799 टू 1715। अब जब वो भैया आए तो भैया जी ने क्या किया कि भैया जी आए तो उनने अपने अपने रूल लगाए। अब आपको पता है, अगर मैं आपको सेक्रेड हार्ट एकेडमी या फिर मैं आपको इंडिया दे दूँ और बोलूँ कि अब आप इसके हेड हो, तो आप भी सोचोगे कि बहुत सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मतलब आपके हिसाब से आप सोचोगे कि भैया स्कूल तो सवेरे नहीं होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए शाम में, मोबाइल्स अलाउड होने चाहिए, मन करे तो पढ़ो या तो चिंगड़ी करो। तो वैसे ही जब नेपोलियन आए थे तो उनने क्या किया, उनने अपने रूल लगाए और उसी रूल को उनने एक प्रॉपर नाम दिया, दैट वाज द सिविल कोड ऑफ 1804। हम लोग देंगे कुछ अपना ही नाम, मुझे नहीं पता, ठीक है। उनने अपना कोड दिया, उसमें कुछ रूल्स आए, उसके भी कुछ एडवांटेजेस थे, कुछ डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो कंप्लीट उसी के ऊपर बेस्ड होगी कि जो नेपोलियन आया, कब आया, और उनने जो कोड दिया था द सिविल कोड ऑफ 1804, उस कोड में क्या क्या चीज़ें थी और उसकी क्या ड्रॉबैक्स थे, और क्या नेपोलियन को भी किसी ने रिमूव किया। तो वो सब देखने के लिए आप दिल खोल कर इंतज़ार करिएगा पेज 3 का। और जितना भी आज पढ़ा है प्लीज़ 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 अपने कॉपी में तैयार रखो, क्योंकि फाइनली जब आप गाइड्स उठाओगे तो आपको पढ़ने की तो इच्छा नहीं होगी। तो प्लीज़ आप लोग नोट्स को रखिए, प्रॉपर लिखिए, इसकी हेल्प से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, गुड नाइट माय डियर स्टूडेंट्स।